नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन की फोर्थ यूनिट फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यार ये बहुत ही कमाल का चैप्टर है और आज के इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो यार ऑलरेडी हम इसके पहले की यूनिट्स को यहाँ पर बना चुके हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर चल रहे हैं और कंप्लीट फ्री नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उनको भी देख लीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस यूनिट को पढ़ना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल एजुकेशन की यूनिट 4 को पढ़ना। तो यूनिट 4 का नाम है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यार ये बहुत ही कमाल की यूनिट है और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर सिलेबस है। तो यूनिट 4 के अंदर हमें पढ़ना होगा यार ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। तो अब की बार जो सिलेबस है उसके अंदर एक बहुत ही कमाल का चेंज किया गया है। ये वाले टॉपिक्स आपने कुछ हद तक क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो। एंड यहाँ पर 4.1 जो टॉपिक है इसके अंदर हमें स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, डीफ ओलंपिक्स तीनों को अच्छे से देखना है। देन फिर हम देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एंड देन लास्ट में हम कुछ स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिससे फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। यहाँ पर हैंडबुक को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स और देखने पड़ेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर ऑलरेडी इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो यार देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, CWSN इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हालांकि एक्सप्लिसिटली सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चैप्टर के नाम का मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो डिसेबिलिटी क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट होता है जिसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल की जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको करने में दिक्कत आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पर इमेज में देखें तो ये जो मोहतरमा है ये व्हील चेयर पर बैठी हुई है। तो अगर फॉर एग्जांपल इनसे बोला जाएगा कि आइए आप क्रिकेट खेलिए, आप कोई सा और आउटडोर स्पोर्ट खेलिए, तो इनको उस आउटडोर स्पोर्ट को खेलने में दिक्कत आएगी। साथ ही यार इनको यहाँ तक कि फ्रेश होने तक में भी दिक्कत आएगी। अगर कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट जो कि आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है तो उसी को हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। देन इसके बाद जो डिसेबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल के फंक्शंस को बिल्कुल बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे यहीं पर अगर हम देखें तो इनको भी यार एक पैर से फुटबॉल खेलने में दिक्कत आ ही रही है। देन इसके बाद यहाँ पर यार भारत के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कानून है जिससे जो भी डिसेबल लोग हैं उनको यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है, तो वो है हमारे पास राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और इस एक्ट के अनुसार यहाँ पर भारत के अंदर जो डिसेबल लोग हैं उनको गाइड किया जाता है और भारत के अंदर डिसेबिलिटी को भी इसी एक्ट के अनुसार डिफ़ाइन किया गया है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है यार 1 मार्क 2 मार्क में कि पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2016 वाला, उसके अनुसार कोई भी पर्सन जिसको लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी इम्पेयरमेंट है और इसके कारण उसका इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन हिंडर हो रहा है, वो इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है सोसाइटी में और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, तो उसी को हम यहाँ पर डिसेबिलिटी बोलते हैं। देन इसके बाद डिसऑर्डर अगर आपसे कोई पूछे तो मेंटल डिसेबिलिटी को डिसऑर्डर बोलते हैं। पहले जो क्लास 12th वाला सिलेबस था उसमें तो भाई डिसऑर्डर के बहुत सारे टाइप्स भी थे, लेकिन अब वो टाइप्स वाइप्स हमें नहीं पढ़ने हैं। कोरोना के टाइम पर भी यार सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थे उनके लिए। तो हम जनरली जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या होता है, जो बच्चे जो कि डिसेबल्ड हैं उनको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं। देन फिर अब सीधा हम आते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो कि एडेप्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। एडेप्टिव स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स जो कि रिलेटेड है डिसेबल लोगों से। तो पहला होता है स्पेशल ओलंपिक। तो यार आपने ओलंपिक तो क्लास 11th में पढ़ा ही था, है ना, कि बेरोन पेरेडी कुबर्टीन ने उसको स्टार्ट किया था 1896 के अंदर और उसके बाद फिर वो चलता जा रहा है ना। अभी 32nd 33rd ये सब जो ओलंपिक्स हैं ये सब अभी इनके आयोजन होने वाले हो चुके हैं, ठीक। और अभी टोक्यो का ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, 21 में हुआ था। तो सारी चीज़ों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन अब यहाँ पर एक टर्म है स्पेशल ओलंपिक। तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पर कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है? स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों के लिए।
नाउ यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में 172 कंट्रीज़ के आसपास कंट्रीज़ शामिल है और 5 मिलियन मतलब 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो स्पेशल ओलंपिक्स है ये बेसिकली क्या है, एक प्रमोशन के हिसाब से, तो ये दुनिया में हर जगह वेरियस प्लेसेस पर दिन प्रतिदिन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक टाइम पे इंडिया में भी ऑर्गेनाइज हो रहे हों, ये इंडिया के 5-10 शहरों में ऑर्गेनाइज हो रहे हों, साथ ही में ये यूएस में भी ऑर्गेनाइज हो रहे हों, यूके में ऑर्गेनाइज हो रहे हों, तो बहुत सारी जगह ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स रहते हैं ये इसका एक मेजर इवेंट रहता है। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक का मेजर इवेंट कौन सा रहता है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम इसका एक मेजर इवेंट रहता है जिसको स्पेशल ओलंपिक कमेटी द्वारा आयोजित किया जाता है ना। तो यहाँ से एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड गेम्स थे है ना, ये जो मतलब ये सबसे बड़ा इनका इवेंट होता है स्पेशल ओलंपिक वालों का, ये जो वर्ल्ड गेम्स हैं ये हर 2 साल में होते हैं। और सबसे पहला कब हुआ था, ये 20 जुलाई 1968 को शिकागो के अंदर सबसे पहला आपको स्पेशल ओलंपिक देखने को मिला था, स्पेशल ओलंपिक का वर्ल्ड गेम। तो यहाँ से एमसीक्यू कई बार बनते हैं या फिर सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्पेशल ओलंपिक का वर्ल्ड गेम कब हुआ पहली बार, तो आप लिखिएगा कि 20 जुलाई 1968 है ना। अगर 20 जुलाई याद नहीं भी रखो तो 1968 जरूर से याद रखना। शिकागो कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में है ना, जहाँ पर धूम 3 या धूम 2 की शूटिंग हुई थी। बढ़ते हम आगे, नेक्स्ट आ जाता है पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, पैरा प्लस ओलंपिक्स। तो पैरा मतलब होता है पैरेलल, तो जनरली ये ओलंपिक्स के आसपास ही होता है। जैसे भी आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक जिसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है, तो उसी के जस्ट थोड़े दिन बाद पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए थे ना, जिसमें अवनी लाखेरा और बजरंग जी इन सभी ने यहाँ पर क्या जीता था, गोल्ड मेडल्स और ये सब जीते थे भारत के लिए है ना। आपने एक IAS ऑफिसर का भी देखा था, उन्होंने भी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। तो वो सब पैरा ओलंपिक्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि पैरा ओलंपिक्स किसके लिए होता है, तो डिसेबल लोगों के लिए होता है। सेकेंड आएगा कि पहली बार कब ऑर्गेनाइज हुआ, तो 1960 में पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थर्ड क्वेश्चन आएगा कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, तो रोम में इसको ऑर्गेनाइज किया, रोम इटली। ठीक है, सो इटली कंट्री है, रोम सिटी का नाम है। देन आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हेड क्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, तो पिछली बार हमने पढ़ा था क्या, 11th क्लास में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका हेडक्वार्टर हमने देखा था लुज़ैन स्विट्जरलैंड में। जबकि ये जो पैरा ओलंपिक कमेटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा बोन जर्मनी के अंदर। तो याद रखिएगा बोन जर्मनी के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का। अब ये रिस्पॉन्सिबल रहती है यार, और ये जो जितने भी आपके पैरा ओलंपिक्स रहते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब भारत की क्या स्थिति रही है लेटेस्ट वाले में, तो हम देख लेते हैं है ना। नेक्स्ट पैरा ओलंपिक कहाँ पे होंगे, 2024 के, वो होंगे पेरिस में, तो वो भी याद रखिएगा। सो इंडिया ने यार अब की बार सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था पैरा ओलंपिक्स के अंदर, मतलब आज तक का भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा था, वो 2020 का टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, जहाँ पर भारत ने 19 मेडल्स जीते थे। और ये 19 मेडल्स में से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो आप कभी अगर पूछ ले सब्जेक्टिव में कितने मेडल जीते थे, तो 19 जीते थे ना। वैसे चांसेस कम ही के पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा था भारत का, तो वो यही था है ना। और ब्रैकेट में आप लिख देना 19 मेडल्स, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब इंडिया ने अपना जो डेब्यू है वो कब किया था, देखो पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट कब हो गए थे, 1960 से। भारत ने पहली बार डेब्यू किया था 1968 के गेम्स में। देन इसके बाद फिर अपने पास आगे क्या जाता है कि इंडिया ने पहला जो पैरा ओलंपिक का मेडल जीता था वो 1974 में जीता था है ना। और जिन्होंने जीता था उनका नाम क्या था, मुरलीकांत पेटेकर, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था स्विमिंग में। और अभी तक का बेस्ट फिनिश इंडिया का कौन सा है, ये 2020 वाला ही है, जहाँ पर भारत ने 19 मेडल जीते हैं। और मेडल टैलीज की अगर हम बात करें है ना, तो मेडल टैली में भारत 24th पोजीशन पे था, जो कि अभी तक का बेस्ट है ना। और ओलंपिक्स में कौन से पे थे हम, 48 पे, जस्ट डबल कर दो उसका। हालांकि ओलंपिक्स का नहीं पूछेगा, पैरा ओलंपिक का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाता है डीफ ओलंपिक्स। तो डीफ ओलंपिक्स ये गेम होते हैं डीफ एथलीट्स के लिए है ना, जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए डीफ ओलंपिक्स होते हैं। पहले इनको इंटरनेशनल गेम्स फॉर डीफ कहा जाता था, और इनको इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ ये ऑर्गेनाइज करती है। देन इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ओलंपिक्स रहते हैं इसके अंदर स्टार्टर गन, विसल्स, इन सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यार अब जब एथलीट को सुनाएगा नहीं तो अब सीटी बजा के किसको आप बुलाओगे है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है।
सबसे पहले पेरिस में 1924 में डीफ ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था, और पहले ये ऐसे गेम्स थे जो कि किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति को ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि कौन से पहले गेम्स थे जो कि डिसेबल्ड व्यक्ति को ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, तो वो आपके इंटरनेशनल ये डीफ ओलंपिक्स ही थे। देन यहाँ पर एक थोड़ा क्राइटेरिया रहता है यार, और इसमें रहता है कि अगर किसी एथलीट को हियरिंग लॉस है ना, मतलब सुनने की क्षमता उसकी 55 डेसिबल से कम है, तो मतलब इससे कम का वो सुन नहीं सकता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, उसको डीफ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कोचलर इम्प्लांट कौन से गेम्स में अलाउड नहीं है, तो कोचलर इम्प्लांट जैसे आप इमेज में देख सकते हो ना, ये वाला, ये जो मशीन है इसको हम कोचलर इम्प्लांट बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कान के यहाँ पर लगाई जाती है, जिससे जिनको सुनाई नहीं देता उनको अच्छे सुनाई देता है फिर ये मशीन लगाने के बाद। सो जो कोचलर इम्प्लांट है इसको डीफ ओलंपिक्स में यूज़ नहीं किया जाता ना, वरना लोग कर लेंगे तो फिर भाई साहब फिर तो वो डीफ मतलब उनकी डीफनेस ख़त्म हो जाएगी ना तो इसलिए वहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया जाता। या फिर अगर कोई एक यूज़ करके आ गया तो बाकी लोगों को अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा इससे, तो इसका यूज़ नहीं रहता है। नाउ डीफ ओलंपिक्स कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड्स, थी कि हमने देख लिया। इसके जगह अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग को यूज़ किया जाएगा, फ्लैश लाइट्स को यूज़ किया जा सकता है ना, तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देन एक छोटा सा मैं आपको यार ऑफ़र के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी बहुत ही कमाल का ऑफ़र चल रहा है 5 से 8 जुलाई तक। और इसके अंदर अगर आप 12 मंथ्स, 24, 36 या 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके साथ आपको CBSE का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा, और साथ ही क्रिएटिव कॉर्नर का आपको एक फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारी यार क्रिएटिव चीज़ें रहती है। क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो न सिर्फ हमारा मोटिव रहता है कि हम हमारी पर्सनालिटी मतलब एक ज्ञान को डेवलप करें, जबकि हम पर्सनालिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सही है ये। सो अगर आप इस ऑफ़र का इनरोल करना चाहते हैं तो कोड है हमारा APpedia, और लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर से इसको इनरोल कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट और नीड क्या होती है इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। देखो यार, जो फिजिकल एजुकेशन है सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो रहता है। जैसे इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी फिक्सचर वाले टॉपिक में, आपको बिजनेस स्टडीज़ देखने को मिलेगी फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं, प्लानिंग देखते हैं। दैन इसके बाद आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी बायोमैकेनिक्स वाले चैप्टर में, बायोलॉजी देखने को मिलेगी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में, केमिस्ट्री देखने को मिलेगी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। तो ऑलमोस्ट हर एक प्रकार के सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं, तो इसी को अपन इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। अब रिसर्च एंड स्टडीज़ यहाँ पर ये बताती है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटीग्रेटेड कर देते हैं तो इससे स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो भी जागृत होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार अगर इंग्लिश का टीचर है और वो मस्त मस्त एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहा है तो आपको बहुत मज़ा आता है। फिजिकल का टीचर है, मस्त एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहा है तो बहुत मज़ा आता है। तो डेफिनेटली इसी को हम इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर बोलते हैं। अब यहाँ पर और कौन कौन से इसके अंदर डिसिप्लिन्स आते हैं, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन है ना, ये आपने पढ़ा था शायद क्लास 11th में। स्पोर्ट्स पेडागॉगी है ना, ये थोड़ा टीचिंग से रिलेटेड रहता है। एक्सरसाइज, दैन उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिसको हम आगे पढ़ेंगे है ना, इसके अंदर आ जाता है पूरा पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें। फिलॉसफी भी इसके अंदर आती है, स्पोर्ट्स फिलॉसफी। दैन इसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इसके अंदर आता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये सारे इसके सब डिसिप्लिन्स आते हैं इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास कि यार इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा, स्टूडेंट नए नए रिलेशनशिप्स को देख पाएगा है ना। वो अपनी डे टू डे लाइफ को फिजिक्स से रिलेट कर पाएगा, केमिस्ट्री से रिलेट कर पाएगा, बायो से रिलेट कर पाएगा, अकाउंट्स या और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सभी को एक स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा अपनी डे टू डे लाइफ से, अगर हम इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन को लेकर चलेंगे तो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इंक्लूज़न। ठीक है, तो इंक्लूज़न में आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नारा सुना ही होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना। तो सबका साथ और सबका विकास वो क्या है, इंक्लूज़न, कि हम सबको साथ में लेकर चलें। सो इंक्लूज़न अगर फिजिकल एजुकेशन में रहता है तो इससे हम मेन यहाँ पर मोटिव हमारा क्या रहता है कि जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं हम उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना सकें। हम चाहते हैं कि यार वो भी हमारी जो कंप्लीट सोसाइटी है उसका हिस्सा बने, और हिस्सा बन के वो अपनी सोशल स्किल्स में बढ़ोतरी करें, फ्रेंड्स को बनाएं बहुत सारे, जिससे वो कभी आइसोलेटेड फील ना हो, डिप्रेस फील ना हो। अब एक चाइल्ड है, ही और शी ऑल्सो बिलोंग्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ, है ना, तो उसको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे, और उसकी जो मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल्स मतलब क्या होता है, जन्म से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक जो भी मूवमेंट्स का डेवलपमेंट होता है उसी को मोटर स्किल बोलते हैं।
तो उसकी मोटर स्किल में भी क्या हो, इंक्रीमेंट हो। देन इंक्लूज़न का इम्प्लीमेंट कहाँ पर किया जाता है? सो इंक्लूज़न को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे क्लासरूम में। अगर हमारा कोई साथी है जो कि डिसेबल्ड है तो हम उसको साथ में लेकर चल सकते हैं। देन अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमें कोई ऐसा साथी हमारा दिखता है जो कि डिसेबल्ड है तो हम उसको साथ में लेकर चलें। सो यहीं पर हम इंक्लूज़न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इंक्लूज़न को इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? हम सब की है, ठीक है, जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर आ जाएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। तो इन सभी की ज़िम्मेदारी है कि हम एनकरेज करें लर्निंग को और डिस्कवरी को अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि वो सभी भी जो डिसेबल लोग हैं सोसाइटी का पार्ट फील कर सकें। देन इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल जो हैं यार, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए सभी स्टाफ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, सभी बच्चों के साथ, ताकि वो यहाँ पर इस इंक्लूज़न के प्रिंसिपल को प्रमोट कर सकें। एंड इंक्लूज़न में यार जनरली एक स्पेशल ट्रेंड स्टाफ की हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कि इंक्लूज़न में बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास स्कूल काउंसलर्स। तो यार काउंसलर्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा 10th के बाद काउंसलर्स आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, है ना। वो आपको पॉसिबल ऑप्शंस बताएंगे कि अच्छा है, अगर आप कॉमर्स लोगे तो ये ऑप्शंस हैं, साइंस लोगे ये ऑप्शंस हैं, आपका एटीट्यूड किस में है। तो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाती है काउंसलर्स के द्वारा। तो स्पेशल एजुकेशन के जो काउंसलर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? वो डिसेबल लोगों के साथ कार्य करते हैं और उनके साथ काम करते हुए वो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल जो भी करियर ऑप्शन है वो किसी बच्चे को यहाँ पर बताया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर जैसे मैं, है ना, मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन को पढ़ना है। साथ ही जो आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर है उनका क्या कार्य रहता है? उनका कार्य रहता है कि वही आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में अवगत कराना, सिलेबस पढ़ाना, और साथ ही अगर कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट है तो उसको भी साथ में लेकर आगे बढ़ना। देन इसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मोहतरमा यहाँ पर क्या कर रही है, ये गाइड कर रही हैं किसी भी बच्चे को जो कि सही से बोल नहीं पा रहा है, हकला रहा है ना। आपने देखा होगा कोई बच्चे तोतला बोलते हैं, हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं सही से, तो उनको हेल्प करने के लिए कौन रहता है? स्पीच थेरेपिस्ट। तो स्पीच थेरेपिस्ट जो रहता है एक ऐसा स्पेशल टीचर रहता है जो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन में, स्पीच में, टॉकिंग में एक बच्चे की मदद करता है। देन इसके बाद स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो यार जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है ना, इनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये किससे डील कर सकें? जो भी अपने डिसेबल बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके साथ ये लोग डील कर सकें, ठीक है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन ऐसा टीचर है जिसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? तो वो स्पेशल एजुकेशन के टीचर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज क्या क्या है यार फिज़िकल एक्टिविटीज़ के। अगर कोई बच्चा फिज़िकल एक्टिविटीज़ को करता है तो इसके एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, है ना, एक सेफ़ एंड एक्सेसिबल इन्वायरमेंट बच्चे को मिल पाएगा। देन अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन कोई बच्चा करेगा तो वहाँ पर से उसका क्या होगा? सेल्फ इस्टीम, मतलब खुद की इमेज खुद के सामने डेवलप होगी। वो कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर रहेगा, है ना, एक्सट्रोवर्ट नेचर वहाँ पर डेवलप होगा, रेगुलरिटी रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना एक बच्चे के अंदर जागृत होगी। अगर हम एक किसी स्पोर्ट्स मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को किसका पार्ट बनाते हैं, उसको हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ओपन एंडेड है, इसके अंदर आप मन से कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हो, है ना। जो भी आपके दिमाग में है कि यार फिजिकल एक्टिविटीज़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक आप इसमें लिख सकते हो, तो इसमें से कुछ खास वो नहीं है, और बाकी पॉइंट्स तो हमने यहाँ पर लिखे रखे हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। तो पहला यार उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाते रहिए आप। तो अगर कोई डिसेबल बच्चा है उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएंगे तो आपको एक उसकी एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी पता लगेगी कि कितना वो डिसेबल है। देन उसके बाद आप पता लगा पाएंगे कि यार अभी उसकी क्या मतलब हेल्थ कंडीशन चल रही है, और उसके हिसाब से उसके लिए एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करवा पाएंगे। देन नेक्स्ट एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट के बेस पे हो, तो यार जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, तो उनके लिए एक्टिविटीज़ को भी इस तरह से डिज़ाइन किया जाए जो कि उनके इंटरेस्ट के अनुसार हो, जिससे वो और एक्टिवली पार्टिसिपेट एक्टिविटीज़ में कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। तो आप स्ट्रैटेजीज़ जो रहेंगी या जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो भी उस हिसाब से देंगे कि वो किस तरह के डिसेबल्ड हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ब्लाइंड क्रिकेट, तो ब्लाइंड क्रिकेट में अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, है ना, नॉर्मल क्रिकेट से। तो इस तरह से डिफरेंट आप स्ट्रैटेजीज़ उनके लिए बना सकते हैं। रूल्स को मॉडिफाई किया जाए, है ना, जैसे यहाँ पर ब्लाइंड क्रिकेट का ही वापस आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि इसमें रूल्स को मॉडिफाई किया जाता है। जैसे इसके अंदर जो बॉल है उसको गुड़का के फेंका जाता है, बॉल के अंदर कुछ छर्रे रहते हैं जो कि आवाज़ करते हैं, जिससे जो देख नहीं पाते वो सुन तो पाती हैं, तो सुन के कि अच्छा इस साइड से बॉल आ रही है ना, आपने पढ़ा होगा साइंस में डॉपलर इफेक्ट, तो उसका वो सारा ले लेते हैं। देन उनके लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी भी अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप
जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनको इंक्लूड कर पाएंगे फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स में। देन कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, पहला है कि आप डिस्क्राइब करें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वही इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन जो हमने पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आते हैं, है ना, सब टॉपिक्स जो फिजिकल एजुकेशन है उनके बारे में आप मेंशन कीजिएगा यहाँ पर। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि हेडक्वार्टर क्या है पैरा ओलंपिक्स का। तो हमने देखा था कि जर्मनी का शहर कौन सा है, बोन शहर में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कमेंट में आप बताइएगा कि कब सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था और भारत ने कब सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। डीफ ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं कब, तो 1924 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब से हुए हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। कोचलेर इम्प्लांट अलाउड नहीं होता है, किस में नहीं होता है, डीफ ओलंपिक्स में, ठीक है, क्योंकि अगर वो मशीन लगा लेगा तो उसको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा। डीफ मतलब जो सुन नहीं सकते हैं। देन स्पीच थेरेपिस्ट बच्चों को मदद करते हैं किस चीज़ में, बोलने में, कम्युनिकेशन में, हैंस ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट आ जाता है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि जनरली आते नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इसको कवर किया है क्योंकि अपने सिलेबस का हिस्सा है। लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। इन विच गेम दिस ओथ इज टेकन, तो ये ओथ ली जाती है स्पेशल ओलंपिक भारत के अंदर। नेक्स्ट है स्पिरिट इन मोशन, ये मोटो है, किस चीज़ का मोटो है, तो ये पैरा ओलंपिक्स का मोटो है मोटा नहीं है। देन व्हाट इज़ द मोटो ऑफ डीफ ओलंपिक्स, तो डीफ ओलंपिक्स का मोटो क्या बताता है, पर लूडोस एक्विटस, तो ये एक्विलिटास ये मोटो रहता है डीफ ओलंपिक्स का। इंक्लूजन इज़ नीडेड, इंक्लूजन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है, ताकि आप सोशल डेवलपमेंट करवा सकें, किसी की भी मोशन या मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकें, एकेडमिक परफॉर्मेंस को सही कर सकें। तो ऑल ऑफ दिस सारी के सारी ये सही आंसर है। टीचर जो कि स्पेशली ट्रेंड होता है, मैंने आपको बताया था बच्चा पार्टी है ना, तो ये कौन रहता है, स्पेशल एजुकेटर, इसको स्पेशली ट्रेन किया जाता है। विसल्स और गन्स अलाउड नहीं होती किस चीज़ में, तो डीफ ओलंपिक्स के अंदर हम विसल्स एंड गन्स को अलाउ नहीं करते हैं, हेंस ऑप्शन नंबर बी। सो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो, तो उसको ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।